अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मिशाल। आज हम कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, जिसके अंदर मैं आपको केमिकल शिफ्ट के बारे में बताऊंगी। इन कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी केमिकल शिफ्ट का जो है वो हमने बेसिक सारा आइडिया ले लिया हुआ है एचएनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। आज के लेक्चर के अंदर मैं जस्ट आपको बताऊंगी कि केमिकल शिफ्ट की रेंज क्या होती है फॉर डिफरेंट ग्रुप्स, और देन हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वो स्पेक्ट्रा, जिसके अंदर सबसे पहले हम प्रोटॉन कपल्ड कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रा देखेंगे, and then we will discuss about different advantages and disadvantages of proton coupled NMR spectra, and उसके बाद हम जो है proton decoupled NMR spectra देखेंगे, जिसके अंदर आपको 3 टाइप्स में बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रॉडबैंड डीकपलिंग, सेलेक्टिव डीकपलिंग, और थर्ड वन इज ऑफ रेजोनेंस डीकपलिंग। तो इन तीनों टाइप्स के बारे में वन बाय वन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन 13 एनएमआर के अंदर केमिकल शिफ्ट की वैल्यू की अगर बात की जाए तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू को एक्चुअली 4 कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड किया जाता है, यानी 4 इसकी कैटेगरीज बनाई गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक ऐसी है जिसके अंदर आपका एक सेचुरेटेड कार्बन है जो कि किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ नहीं अटैच, लाइक हमारे पास RCH3 है, R2CH2 है या R3CH है। इसमें जस्ट हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स अटैच है, बट नॉट फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ऑक्सीजन, इस तरह के ग्रुप्स हमारे पास अटैच नहीं है। ये हमारे पास जो कैटेगरी है इसके अंदर हमारे पास जो है वो 8 से लेके ऑलमोस्ट 60 वैल्यू तक जो है वो सारी केमिकल शिफ्ट की जो पीपीएम में वैल्यू वो आ रही होती है। देन हमारे पास जो है वो ऐसे ग्रुप्स आ जाते हैं जिनमें कार्बन जो है वो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है। ये हमारे पास सेकंड कैटेगरी होती है, जिसकी रेंज जैसे आप देख सकते हैं आयोडो के लिए हमारे पास 0 to 40 है, ब्रोमो के लिए 25 to 65 है। और जैसे जैसे हम जब वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करते जाएंगे हमारे पास जो क्या होगा, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू उतनी ज़्यादा इंक्रीज करती जाएगी। इसी तरह हमारे पास क्लोरो की जो है वो हमारे पास ब्रोमो से ज़्यादा है। ब्रोमो हमारे पास 25 to 65 है और क्लोरो हमारे पास 35 to 80 है। और ऑक्सीजन के केस में हमारे पास 40 to 80 आ जाता है, और नाइट्रोजन के केस में हमारे पास 30 to 65। तो ये हमारे पास एक ब्रॉड रेंजेस है फॉर ईच टाइप ऑफ कार्बन। देन हमारे पास थर्ड कैटेगरी आ जाती है जो कि अनसेचुरेटेड कार्बन की, लेकिन इसके अंदर हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ हमारे पास बेंजीन रिंग आता है। इन सब की जो वैल्यूज आप देख सकते हैं कि हमारे पास कार्बन, इसमें जो फैक्टर्स हैं वो सेम वही रहेंगे जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो हमारे पास कार्बन है उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से फैक्टर आते हैं। एक हमारे पास जो है वो आ जाता है इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन, और दूसरा हमारे पास था मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी। तो इस वजह से हमारे पास इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम होती है एज कम्पेयर टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो सेम फैक्टर्स वही रहेंगे जो हमने पहले डिस्कस किए थे, बस ये है कि इसमें जो वैल्यूज है वो ज़्यादा ब्रॉड आ गई। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसमें वैल्यूज इंक्रीज क्यों कर गई हैं। लाइक हमारे पास जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था जो कि था एचएनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, वो डबल बॉन्ड हमारे पास 4.5 से 6.5 तक जा रहा था, लेकिन वही कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यहाँ पे हमारे पास, यानी वहां पे क्या था, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वाला जो प्रोटॉन है उसकी वैल्यू थी वो हमारे पास आ रही थी तकरीबन 4.5 से लेके 6.5 तक। लाइक हमारे पास जो है वो 4.5 से लेके 6.5 तक आ रही थी, लेकिन वही हमारे पास जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये अगर हम कार्बन 13 की इसमें बात करें तो वो वैल्यू दे रहा होता है 100 से 150 तक। ठीक है, तो हम ये भी डिस्कस करते हैं कि ये वैल्यू ज़्यादा क्यों होती है। देन हमारे पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन की है जिसकी 110 to 140 होती है, और एरोमेटिक के केस में हमारे पास मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी की वजह से हमारे पास जो है वो उस केस में क्या होता था, प्रोटॉन के केस में मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी की वजह से वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती थी। लेकिन इस केस में हमारे पास वो क्योंकि कार्बन से इन्वॉल्व है तो वो ऑलमोस्ट जो है वो मिलती जुलती होती है एज कम्पेयर टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, बट थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा होती है ड्यू टू एरोमेटिक सिस्टम। तो ये हमारे पास 110 से 175 होते हैं। इसी तरह हमारे पास जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं उसके अंदर एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में और अमाइड के केस में, इस केस में थोड़ी सी कम होती है, लेकिन हमारे पास होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड जिसके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं, और इनकी वैल्यू जो है वो हाईएस्ट होती है, लाइक 185 से लेकर 220 ppm तक। अब हमारे पास क्वेश्चन ये अराइज होता है जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हमारे पास केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा क्यों है, क्यों हमारे पास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होने की वजह से ये क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो टीएमएस से जो है वो उनकी वैल्यू दूर चली जाती है। या यू कैन से कि हमारे पास जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस आयोडो ग्रुप के अटैच होने की वजह से 0 to 40 तक रेंज आ रही है, ब्रोमीन अटैच होने की वजह से ये ऑलमोस्ट 45 या 55 तक वैल्यू शो कर रहा होता है, यानी 25 से 65 रेंज आ रही होती है। लेकिन ब्रोमो ग्रुप जो है वो जब हमारे पास किसी ऐसी कार्बन के साथ अटैच होता था जो कि नेक्स्ट किसी प्रोटोन के साथ अटैच होती थी, उस प्रोटोन एनएमआर के केस में ऐसी वैल्यूज़ नहीं आती थी, यानी हमारे पास शॉर्टर रेंज में वैल्यूज़ आ रही होती थी और बहुत कम आ रही होती थी, और 0
0 to 20 ppm के अंदर ही हमारा सारा HNMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के सारे कंपाउंड्स कवर हो जाते थे, जिसमें एल्डिहाइड की हमारे पास आ रही होती थी 10 के करीब और कार्बोक्सिलिक एसिड की 11, बाकी सब जो है वो मोस्टली 0 से लेके हमारे पास जो 8 वाला रीजन है 7.5 तक का रीजन है एरोमेटिक्स में सारे जो है उसमें कवर हो जाते थे। ठीक है, अब कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर क्या ऐसी रीजन है कि TMS से इतना दूर सिग्नल जो है वो देता है, यानी टेट्रामिथाइल सिलेन ही इसके अंदर होता है रेफरेंस कंपाउंड। टेट्रामिथाइल सिलेन की रीजन मैंने आपको बताई थी कि क्यों वो रेफरेंस कंपाउंड के तौर पर यूज होता है, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर होता है सिलिकॉन और हमारे पास ये जो है वो अटैच होता है 4 मिथाइल ग्रुप से। ठीक है, इसे टेट्रामिथाइल सिलेन कहते हैं। अब ये जो 4 मिथाइल है, ये चारों जो मिथाइल ग्रुप से, अगर प्रोटॉन की बात की जाए तो ये 12 के 12 प्रोटॉन एक जगह पे जो है वो केमिकल शिफ्ट के ऊपर वैल्यू देते थे और वो बहुत ही लो होती थी वैल्यू, ऑलमोस्ट नियर टू जीरो। उसकी रीज़न ये थी कि हमारे पास जो सिलिकॉन है वो हाई जो हमारे पास ये है वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, यानी हमारे पास इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर और कार्बन से ज़्यादा ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। एज ए रिजल्ट हमारे पास जो वो शील्डिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और शील्डिंग की वजह से हमारे पास जो CH3 के अंदर जो प्रोटॉन होते थे वो सारे के सारे एक जगह सिग्नल देते थे। इसी तरह अगर आप कार्बन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो तमाम के तमाम जो है यानी चारों कार्बन जो है उनका सेम इसी तरह वो भी शील्डेड होंगे और वो चारों के चारों जो है वो 0 के करीब अपनी वैल्यू दे रहे होते हैं, तो रेफरेंस कंपाउंड हमारा सेम रहता है। अब होता क्या है कि आप क्या करते हो, रेफरेंस कंपाउंड हमारा सेम रहा, अब आपने जो है वो कोई अल्काइल ग्रुप लगाया या आइडो ग्रुप लगाया, ब्रोमो ग्रुप लगाया और एज ए रिजल्ट आपने कार्बन के ऊपर इफेक्ट देखा कि क्या इफेक्ट आ रहा है अपॉन इट्स केमिकल शिफ्ट वैल्यू। अब हुआ क्या कि जब आपने थोड़ा सा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब इंट्रोड्यूस करवाया तो एज ए रिजल्ट बहुत दूर चला गया सिग्नल, लाइक 0 से बहुत दूर। जैसे आपने नाइट्रोजन ग्रुप लगाया तो वो तकरीबन 50 की रेंज में दे रहा होता, 30 to 65 में। अब इसकी रीज़न क्या थी कि हमारे पास जो कार्बन 13 होता है, जो हमारे पास होता है कार्बन 13, उसके केस में जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होता है, मैं इधर आपको बना के दिखाती हूँ, उसके केस में हमारे पास क्या होता है, ये अगर आप यहाँ पे देखें कार्बन 13 और ये आपका जो है वो डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ आपका अटैच है एक क्लोरीन। लेट्स सपोज हम ये स्टडी कर रहे हैं, आपने इसका HNMR स्पेक्ट्रा लिया, अब आपने है इसका CNMR स्पेक्ट्रा ले लिया। अब HNMR स्पेक्ट्रा के केस में हमारे पास इस हाइड्रोजन में डीशील्डिंग हुई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस क्लोरीन, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है और इसकी वजह से इसने हमारे पास प्रोटॉन ने सिग्नल जो है वो 3.5 पे दिया। लेकिन यही कार्बन जो होती है वो क्या करती है, कार्बन जो है वो बहुत ही हाई रेंज में सिग्नल देती है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लोरीन के केस में हमारे पास 35 to 80, लाइक यू कैन से 60 की रेंज में जो है वो, या 50 की रेंज में जो है 55 की रेंज में ये दे रहा है सिग्नल। अब कार्बन 55 में दे रहा है, प्रोटॉन 3.5 में दे रहा है तो वही कंपाउंड और क्लोरीन अटैच है। इसकी रीज़न एक तो ये हो गई कि एक तो नेचर ऑफ जो एटम है वो डिफरेंट है, ठीक है। दूसरा ये आ गया कि हमारे पास ये TMS से इतना दूर सिग्नल इस वजह से दे रहा है कि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 1 बॉन्ड डिस्टेंस है, यहाँ पे क्या है 1 बॉन्ड डिस्टेंस है कार्बन 13 और क्लोरीन, इसके दरमियान जस्ट 1 बॉन्ड है, जबकि प्रोटॉन और क्लोरीन के दरमियान जो है वो 2 बॉन्ड्स है। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट 20 टाइम्स हायर होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। एज ए रिजल्ट हमारे पास जो है वो क्या होता है कि ये जो कार्बन है इसकी केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू है वो काफ़ी डाउन फील्ड चली जाती है। तो जब हमारे पास कार्बन 13 डायरेक्टली किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होता है, एज ए रिजल्ट हमारे पास इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बहुत ही कम हो जाती है। अब जब आपने देखा था प्रोटॉन NMR के केस में, तो अगर हम इस ये वाला कंपाउंड देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई ना कोई इफेक्ट था, नेक्स्ट पे बिल्कुल हल्का सा होता था, लेकिन यहाँ पे जाते जाते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन कार्बन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर अगर ऐसा ही कंपाउंड हो तो हमारे पास जो है वो जो है वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव का इफेक्ट फिर भी रहता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसके साथ वाला 61.9 है। वैसे अगर आप देखो तो सिंपल CH3 को या कोई भी अल्काइल ग्रुप है उसे 8 to 30 देना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा दे रहा है। अब नेक्स्ट वाले पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट है। अगर ये प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात होती है तो यहाँ पे प्रोटॉन NMR जो है वो सिग्नल अपना ऑलमोस्ट थोड़ा सा वेरी करता अपने असल वाले से, यानी जो अगर सिंपल CH2 होता यानी वो फर्दर CH3 से अटैच होता, लेकिन हमारे पास क्योंकि ये कार्बन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इस पे कार्बन 13 का सिग्नल जो है वो काफ़ी दूर चला जाएगा अपने नॉर्मल सिग्नल से। इसी तरह हमारे पास इस पे भी इफेक्ट होगा, इस पे भी इफेक्ट होगा और समहाउ इस पे भी इफेक्ट होगा। तो ये यू कैन से कि हमारे पास क्या है कि कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट है वो दूर तक जाता है, और इसकी रीज़न यही होती है कि कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के केस में क्योंकि हम कार्बन को स्टडी कर रहे होते हैं वो डायरेक्टली अटैच होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। एज ए रिजल्ट हमारे पास डिस्टेंस लेस हो जाता है, और जब डिस्टेंस थोड़ा होगा तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का इफेक्ट भी जो है वो ज़्यादा होगा। अब कार्बन 13 NMR
स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो केमिकल शिफ्ट है वो 20 टाइम्स लार्जर होते हैं एज कम्पेयर टू प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके अलावा हमारे पास जो है वो डाउन फील्ड जो है वो सिग्नल जाता रहता है। और एक ना चीज़ ऑब्जर्व की गई कि हमारे पास जब इसको ये जो है ये एक्सपेरिमेंट जो है वो किया गया और डिफरेंट कंपाउंड्स को स्टडी किया गया, तो उनको पता चला कि जब हम डिफरेंट कंपाउंड्स लेते हैं और एक ऐसा कंपाउंड लेट्स सपोज जैसे कि ये मैंने यहाँ पे शो किया है जिसके अंदर हमारे पास 2, 4 एंड 6 यानी हमारे पास हेक्सानोल है, ठीक है, एन हेक्सानोल है। इसके केस में क्या हुआ कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो जिस एटम के साथ डायरेक्टली अटैच होता है वो हो गया हमारे पास अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन में तो सफिशिएंट जो है वो डाउनफील्ड हुआ है, लेकिन हमारे पास CH2 जो है उसके अंदर स्मॉलर सा अपफील्ड हुआ है। ये हमारे पास ना इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करके तो ये चीज़ का अंदाज़ा लगाया। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट जो ग्रुप्स है उनके अंदर देखा गया कि गैमा वाली जो कार्बन है वो थोड़ा सा अपफील्ड जो है वो अपना सिग्नल शो करती है। तो ये एक्सपेरिमेंटेशन के नतीजे से जो है वो हमें पता चला है। तो एक्चुअली हमारे पास ये फिर ना डिटेल्ड कोरिलेशन टेबल्स इसके लिए बनाए जाते हैं जिनको हम देखते हैं और फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमारा कंपाउंड्स कैसा होगा। लेकिन आप ये चीज़ याद रखिए कि हमारे पास कार्बन 13 एंड हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव का इफेक्ट है मोस्टली इस तरह देखा गया है कि गैमा कार्बन के ऊपर थोड़ा कम होता है, अल्फा और बीटा पे होता है ज़्यादा, और उसके बाद नेक्स्ट वाले पे भी वो जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो अगर आप बिल्कुल जो है वो उसके एग्जैक्ट वैल्यूज़ देखना चाहते हैं तो आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, डिफरेंट वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिसके ऊपर आपको कोरिलेशन टेबल्स दिए होंगे, जैसे कि पाविया के अंदर दिए हुए हैं। इसी तरह डिफरेंट जो ऑथर्स की बुक है उनके अंदर दिए हुए हैं, आप उनको देख के स्टडी कर सकते हो कि किस तरह आप जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो उनको याद कर सकते हो। वैसे ही क्लेमिंग होती है, लेकिन आप जो है वो बेटर यही है कि आप सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट लेंगे कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर किस तरह केमिकल शिफ्ट के अंदर डिफरेंस आता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट डिफरेंट स्पेक्ट्रास। अब आपको यहाँ से तो आइडिया हो गया कि सबसे कम वैल्यूज जो है वो हमारे पास सैचुरेटेड की होंगी। अगर कोई हेलो ग्रुप इस तरह का ग्रुप अटैच है तो उसके लिए भी डिफरेंट रेंजेस है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की थोड़ी सी कम होती है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की थोड़ी सी ज्यादा होती है, और उसी रेंज में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन की आ रही होती है। एरोमेटिक रिंग की 110 से 175, लाइक आपको पास 150 वाली अगर रेंज आ रही है तो आपके जेहन में फौरन आ जाएगा कि 150 अगर या 145 समथिंग आ रही है तो आपके जेहन में फौरन आएगा या तो हमारे पास ये कोई एरोमेटिक रिंग है या कोई ऐसा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है जिसके साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या इस तरह का ग्रुप अटैच है। उसके साथ साथ जो बिल्कुल डाउन फील्ड जा रहा होगा आपको डायरेक्टली अंदाजा हो जाएगा ये कोई कार्बोनिल ग्रुप है। और अगर वो 190 से अबव हो रहा होगा या 195 जा रहा होगा वो हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन में चले जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपके पास जो है वो 155 से 185 की रेंज में यानी 160 170 इस तरह होगा तो वो एरोमेटिक रिंग भी हो सकता है और वो एस्टर वगैरह के कार्बोनिल भी हो सकते हैं। तो आप जो है वो इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंट स्पेक्ट्रा के बारे में और उनकी जो है वो टाइप्स डिस्कस करते हैं। अब स्पेक्ट्रा हमारे पास जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रा और दूसरी टाइप होती है प्रोटॉन डी कपल्ड स्पेक्ट्रा। ठीक है, जो प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रा और प्रोटॉन डी कपल्ड स्पेक्ट्रा ये एक्चुअली है क्या, उसके लिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगी कि हमारे पास जो है वो अगर आप कोई भी कंपाउंड लो, एरोमेटिक कंपाउंड हो, तो उसके अंदर दो चीज़ें होंगी, या तो हमारे पास कार्बन होगा जो मस्ट है। जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स के अंदर दो ही मेन चीज़ें होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, बाकी ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन वो चीज़ें जो होती है वो लो क्वांटिटी में होती हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। अब कार्बन और हाइड्रोजन के केस में आप कि अगर आप कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ कर रहे हो तो आपके पास कार्बन 13 भी मैग्नेटिकली एक्टिव है और उसके साथ साथ इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में आपका प्रोटॉन प्रेजेंट है और प्रोटॉन भी मैग्नेटिकली एक्टिव है। इट मीन्स कि हमारे पास कार्बन 13 जो कि मैग्नेटिकली एक्टिव है और प्रोटॉन जो कि मैग्नेटिकली एक्टिव है दोनों कपल कर सकते हैं। उसके साथ साथ यानी हमारे पास प्रोटॉन और कार्बन 13 की कपलिंग हो सकती है। उसके साथ शायद आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि कार्बन 13 और कार्बन 13 भी तो आपस में कपल कर सकते हैं जिस तरह प्रोटॉन प्रोटॉन कपलिंग होती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं हो सकता कि मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर ये बताया था कि कार्बन 13 जो है वो 1.07% जो है वो उसकी अब नेचुरल अबंडेंस है। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है कि कंपाउंड, ठीक है, अब कंपाउंड आपको दिया गया, लेट्स सपोज 1 ग्राम दिया गया या 1 मोल दिया गया, इसमें इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं कि यू कैन नॉट से कि हमारे पास जो है वो उसका जैसे आप कह रहे हैं कि सिर्फ 1.07% पार्ट के अंदर कार्बन 13 है, तो यू कैन नेवर से कि हमारे पास एक जो कार्बन 13 है उसकी 100% प्रोबेबिलिटी है कि वो साथ भी उसके कार्बन 13 हो। ऐसा तो मतलब अगर आपके पास लाखों मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर एक मॉलिक्यूल के अंदर चांसेस होना बहुत मुश्किल बात है। वो रीज़न यही है कि उसकी परसेंटेज बहुत कम है। ये पॉसिबिलिटी होना कि ये कार्बन 13 है और ये कार्बन 13 है, ये भी बहुत थोड़ी है। तो एक कंपाउंड के अंदर एक एटम कार्बन 13 का प्रेजेंट होना ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है, लेकिन ये कि दोनों एडजेसेंट और दोनों अगर एडजेसेंट होंगे देन ही उसके अंदर कपलिंग होगी, जिस तरह हमारे पास प्रोटॉन प्रोटॉन कपलिंग होती थी। तो इट मीन्स कि हमारे पास कार्बन 13 कपलिंग CNMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर नहीं देखी जाती, क्योंकि कार्बन 13 और कार्बन 13 के एक दूसरे के साथ पाने के चांसेस बहुत ही कम है। ओके,
उसके साथ साथ हमारे पास अगर प्रोटॉन की बात की जाए तो कोई भी अगर कार्बन 13 है तो वो उसके साथ वाले प्रोटॉन्स के साथ कपल कर सकता है, और इस कपल करने की वजह से एक जो है वो स्पेक्ट्रा के अंदर स्प्लिटिंग पैटर्न प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारे पास जो है वो इस तरह का जो इन्फॉर्मेशन देता है कि इसके साथ कितने कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, और ऐसा स्पेक्ट्रा हमारे पास कहलाता है प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रा। लाइक हमारे पास जो है वो प्रोटोनेटेड कार्बन की बात की जाए तो 3 टाइप के प्रोटोनेटेड कार्बन हो सकते हैं, या तो वो 3 प्रोटॉन्स उसके साथ अटैच हो सकते हैं, CH4 का निकाल के बात करते हैं, या उसके साथ 2 प्रोटॉन्स अटैच हो सकते हैं, या उसके साथ 1 प्रोटॉन अटैच हो सकता है। ये प्रोटोनेटेड कार्बन की जो है वो टाइप्स हैं। उसके अलावा ये हो सकता है कि आपके कार्बन 13 के साथ कोई भी प्रोटॉन अटैच नहीं है, यानी वो या तो वो कार्बोनिल है, ठीक है, या फिर हमारे पास वो क्वार्टरनरी कार्बन है दूसरी, जिसके साथ 4 जो है वो हेलो ग्रुप या कोई भी आप यू कैन से एनीथिंग लाइक 4 अल्काइल ग्रुप्स अटैच है, यानी वो क्वार्टरनरी इन नेचर है, यानी 4 फर्दर ग्रुप्स के साथ अटैच है, लेकिन वो प्रोटॉन्स नहीं है। अब ये जो क्वार्टरनरी कार्बन है, इसकी अगर बात की जाए तो इसके नेबर में जो है वो कोई भी प्रोटॉन इसके डायरेक्टली अटैच नहीं है, यानी कार्बन 13 और हाइड्रोजन की कपलिंग होने के चांसेस है ही नहीं। जब ऐसा नहीं है तो हम जैसे N+1 रूल लगाया था ना उस केस में, HNMR के केस में सेम इसी तरह इसके साथ एडजेसेंट प्रोटॉन्स के लिए N+1 रूल लगेगा। यहाँ पे अगर 3 प्रोटॉन अटैच है तो N की वैल्यू 3 होगी और हमारे पास जो है वो इसकी क्वार्टेट आएगी। 2 के केस में हमारे पास N की वैल्यू 2 होगी और हमारे पास ट्रिपलेट आएगी, और 1 प्रोटॉन के केस में हमारे पास जो है वो N की वैल्यू 1 होगी और हमारे पास जो है वो डबलेट आएगी। और सेम इसी तरह हमारे पास जो है वो अगर कोई भी प्रोटॉन अटैच नहीं है तो उसका जो है वो सिंगलेट आएगी, यानी मिथाइल कार्बन हमेशा जो है वो क्वार्टेट देगा, मिथाइलिन कार्बन हमारे पास जो है वो ट्रिपलेट देगा, मिथाइन कार्बन जो है वो डबलेट देगा, और क्वार्टरनरी कार्बन जो है वो हमारे पास जो है वो सिंगलेट देगा। यानी हमारे पास प्रोटॉन कपल्ड एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर प्रोटॉन कपल्ड एनएमआर स्पेक्ट्रा देख के कार्बन 13 का यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि हमारे पास कौन सा सिग्नल किस कार्बन का। लाइक आपके पास कार्बन कार्बन का आपस में रिलेशन पता नहीं चल रहा, लेकिन एक कार्बन और हाइड्रोजन का रिलेशन पता चल रहा है, तो आप इसी तरह डिफरेंट फ्रेगमेंट्स इकट्ठे करते हो, उनको जोड़ते हो और आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। लेकिन मैं आपको एक दफ़ा इसका स्ट्रक्चर भी दिखा देती हूँ। ये है, ये कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो है वो स्पेक्ट्रा है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो डिफरेंट सिग्नल्स हैं वो शो हुए हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये CH3 है तो ये क्वार्टेट शो करेगा जो कि ये है, उसके बाद ये CH2 है जो कि ट्रिपलेट शो करेगा, और इसी तरह हमारे पास ये CH2 भी जो है वो ट्रिपलेट शो करेगा, बाकी कार्बन एरोमेटिक के वो ये वाला सिग्नल आ गया, ओके। और जो क्वार्टरनरी कार्बन है उसकी जो है वो सिंगलेट आ जाएगी। अब ये एक ट्रिपलेट होगी और एक ये हमारे पास ट्रिपलेट होगी। अब हुआ क्या कि ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई, ठीक है, इसका बहुत फ़ायदा हो गया आपको, कार्बन के साथ अटैच हुए प्रोटॉन्स का पता चल गया, लेकिन इसका एक नुकसान है। वो नुकसान क्या है कि जब आप देखते हैं ना कॉम्प्लिकेटेड स्पेक्ट्रा या कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड्स के CNMR के स्पेक्ट्रा निकालते हो जिसमें प्रोटॉन कपलिंग हुई हुई है, उस केस में क्या होता है कि एक्चुअली अगर आप देख रहे हो तो ये बहुत ना ब्रॉड से HNMR की तरह नहीं है। ब्रॉड की उसकी रीज़न आपको बता चुकी हूँ। अब ये ब्रॉड होने की वजह से क्या होता है कि सिग्नल्स ओवरलैप कर जाते हैं, यानी हमारे पास एक ही अगर इस तरह ट्रिपलेट आ रही है, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक ही ट्रिपलेट है और दूसरे सिग्नल की भी ट्रिपलेट है, तो कुछ इस तरह ओवरलैपिंग हो जाती है, ठीक है। इस ओवरलैपिंग की वजह से क्या होता है, यानी यहाँ पे एक जो है वो और ट्रिपलेट ओवरलैप हो गया, और इसी तरह क्वार्टेट है वो भी हमारे पास इसकी ट्रिपलेट के साथ जो है वो क्वार्टेट ओवरलैप हो गया। ये जो सिग्नल्स है ना ये आपस में जो है वो ओवरलैप होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं जब नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर जाता है इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एज ए रिजल्ट हमें स्पेक्ट्रा की समझ ही नहीं आती। जैसे हम यहाँ पे लेट्स सपोज कि ये दोनों ट्रिपलेट आप अगर आप और ज़्यादा अटैच करते जाओ यहाँ तक कि वो एक दूसरे से ओवरलैप करना शुरू कर जाए, तो आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि ये स्पेक्ट्रा किस स्ट्रक्चर का है। तो इस मुश्किल से बचने के लिए इन्होंने डीकपलिंग जो है वो रिसर्चर्स ने की। अब डीकपलिंग क्या होती है, ये जो है वो 3 तरह की होती है, और जिसमें हमारे पास ब्रॉडबैंड डीकपलिंग, सेलेक्टिव डीकपलिंग और ऑफ रेजोनेंस डीकपलिंग आते हैं। लेकिन इससे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि एक्चुअली डीकपलिंग होती क्या है। प्रोटॉन डीकपलिंग की अगर बात की जाए, मैं अगर सिंपल डीकपलिंग की बात करूँ तो उसके अंदर ये होता है कि आपके पास लेट्स सपोज 2 टाइप्स के न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। 2 टाइप के न्यूक्लियाई हैं, एक आया आपके पास X एंड सेकेंड वन इज़ Y, ठीक है। आप क्या करते हो, एक को इरेडिएट करते हो, दूसरे को ऑब्जर्व करते हो। अभी आपको शायद इस चीज़ की समझ ना आ रही हो कि इरेडिएट और ऑब्जर्व से क्या होगा। होता क्या है कि मैंने आपको NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो बेसिक लेक्चर्स बताए थे उसके अंदर मैंने एक फिनोमिना पढ़ाया था आपको सैचुरेशन का, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर अल्फा स्टेट और बीटा स्टेट पे जो हमारे पास पॉपुलेशन है वो इक्वल हो जाए, यानी यहाँ भी 3 न्यूक्लियाई हैं और ऊपर भी 3 न्यूक्लियाई हैं, जब इक्वल हो जाए तो एज ए रिजल्ट हम कहते हैं कि सैचुरेशन हो गया, और जब सैचुरेशन हो गया तो हमारे पास सिग्नल नहीं होता, ठीक है, कोई भी सिग्नल जो है वो नहीं आता। अब
सेचुरेशन होती कैसे है कि अगर हम इरेडिएट करवा दें किसी भी न्यूक्लियाई को। इसी तरह हमारे पास जो है वो प्रोटॉन डीकपलिंग के अंदर किया जाता है कि हम क्या करते हैं, प्रोटॉन जो है उसको क्या करते हैं, इरेडिएट करवा देते हैं। यानी उस जिस फ्रीक्वेंसी पे हमारे पास प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो प्रोटॉन सिग्नल देता है वो फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन दे देते हैं। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है कि प्रोटॉन जो अल्फा और बीटा स्टेट में इसकी जो पॉपुलेशन है वो इक्वल हो जाती है। ठीक है, यानी ये हमारे पास अल्फा स्टेट है और ये हमारे पास बीटा स्टेट। अब दोनों के ऊपर जो वो हमारे पास पॉपुलेशन है वो सेम हो जाती है, यानी यहाँ भी दो आ गए लेट्स सपोज और यहाँ भी दो प्रोटॉन आ गए। और इसके अंदर क्या होता है, वो रैपिडली ऊपर नीचे मूव कर रहे होते हैं, यानी एक प्रोटॉन ऊपर गया है दूसरा नीचे है। और ये क्यों करते हैं कि हमारे पास जो है वो सेचुरेशन हो जाती है। एज ए रिजल्ट हमारे पास ये रैपिडली एक नीचे आता है एक ऊपर जाता है, एक नीचे आता है एक ऊपर जाता है, ये रैपिडली मूवमेंट होना शुरू हो जाती है। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है कि साथ अटैच दूसरा कार्बन 13 जो है उसके साथ इसकी कपलिंग नहीं हो पाती। अब कपलिंग के लिए क्या ज़रूरी होता है कि या तो वो अल्फा, ये देखो एक ग्राउंड स्टेट और एक है एक्साइटेड स्टेट, तो एक्साइटेड स्टेट में जाकर थोड़ी देर रुके तो सही कि वो कार्बन 13 के साथ कपल कर सके, और देन हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट है वो भी इसके साथ कपल करता है और हमारे पास जो एक सिंगलेट है वो डबलेट के अंदर जो है वो चली जाती है। यानी हमारे पास सिंगलेट हमारे पास आनी होती है, लेकिन एक प्रोटॉन की प्रेजेंस की वजह से हमारे पास वो स्प्लिट करके दो सिग्नल शो कर देती है, एक डी शील्डेड रीजन में और एक शील्डेड रीजन में, डिपेंडिंग अपॉन अल्फा एंड बीटा स्टेट। लेकिन अगर ये हो कि अल्फा और बीटा स्टेट के दरमियान जो है वो रैपिडली मूवमेंट हो रही है, कभी वो ऊपर जा रहा है कभी वो नीचे जा रहा है प्रोटॉन, और क्योंकि हमारे पास जो है वो पहले सेचुरेशन का फिनोमिना हो गया, एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है कि कार्बन 13 जो है वो दोनों में से किसी स्टेट के साथ जो है वो कपल नहीं कर पाती, और जो कपलिंग इंट्रैक्शन है वो एवरेज हो जाती है जीरो के। एज ए रिजल्ट हम ये कह सकते हैं कि कार्बन 13 जो है वो अपना सिंगलेट ही शो करती है, वो किसी के साथ कपल नहीं करती। ये जो फिनोमिना होता है ये हमारे पास होता है डीकपलिंग का फिनोमिना। यानी हमने क्या किया, एक टाइप के न्यूक्लियाई को इरेडिएट करवाया, उसको उसकी पसंद की फ्रीक्वेंसी दी जिसके ऊपर वो बीटा स्टेट पे चला जाए और वहाँ पे रैपिड मूवमेंट शो कर दे। दूसरा कार्बन 13 है उसको हमने ऑब्जर्व किया और वो कार्बन 13 की देखे वो किसके साथ कपल करता है, तो वो किसी के साथ भी कपल नहीं कर पाएगा, एज ए रिजल्ट वो सिंगलेट ही शो कर देगा। ओके, तो ये हमारे पास एक फिनोमिना होता है डीकपलिंग का। अब डीकपलिंग के फिनोमिना में किस टाइप की फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाती है और इससे क्या होता है, उसकी बेसिस पे हमारे पास तीन टाइप्स है, एक ब्रॉडबैंड डीकपलिंग है, सिलेक्टिव डीकपलिंग, और थर्ड वन इज ऑफ रेजोनेंस डीकपलिंग। ब्रॉडबैंड डीकपलिंग में क्या करते हैं कि हम सारे प्रोटॉन है, ठीक है, यानी हमारे पास जैसे अगर आप ये देखो तो ये हमारे पास एक्चुअली यही वाला कंपाउंड है, ये वाला जो है ना कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड है, इसको हम जो है वो बना लेते हैं दोबारा उधर। इस कंपाउंड के जो है वो ये प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रा है और वहाँ पे हमारे पास जो प्रोटॉन डी कपल्ड जो है वो हमारे पास स्पेक्ट्रा इसका शो करवाया हुआ है, ये वाला, इसको मैं इधर शो कर देती हूँ, यही वाला। अब इस केस में क्या होता है कि हमारे पास जो है वो, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेती हूँ। ब्रॉडबैंड डीकपलिंग के अंदर क्या होता है एक्चुअली, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर लिया ताकि आपको समझ आ सके कि कौन सा सिग्नल किसका। अब ब्रॉडबैंड डीकपलिंग के अंदर क्या होता है कि हम जो है वो ब्रॉड रेंज यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, यानी हमारे पास ऐसी रेंज होती है जिसके अंदर तमाम के तमाम प्रोटॉन जो है वो कवर हो जाता है। जैसे इस कंपाउंड के अंदर ये वाला प्रोटॉन, ये वाला प्रोटॉन, ये वाला प्रोटॉन और ये जो बेंजीन रिंग के साथ अटैच प्रोटॉन है, सारे के सारे उस फ्रीक्वेंसी की रेंज के अंदर आ जाते हैं। और ये ब्रॉड रेंज वाली जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो डीकपलर जो है वो देता है। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है कि सारे के सारे प्रोटॉन जो होते हैं वो सेचुरेट हो जाते हैं और एज ए रिजल्ट वो रैपिड मूवमेंट शो कर देते हैं, और सारे के सारे जो हैं वो जब सेचुरेट हो जाते हैं तो हमारे पास कार्बन के जो सिग्नल्स हैं वो सिंगलेट में ही रह जाते हैं और वो किसी के साथ कपल नहीं कर पाते। लाइक हमारे पास CH3 है वो भी सिंगलेट शो करेगा, CH2 भी सिंगलेट शो करेगा, नेक्स्ट ऑक्सीजन के साथ वाला CH2 भी, बेंजीन रिंग वाले चारों जो कार्बन है, छः के छः कार्बन है, सारे हमारे पास सिंगलेट सिंगलेट शो करेंगे, ठीक है। अब होता क्या है कि इसका एक नुकसान हो गया है। क्या नुकसान हुआ है कि हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये अगर आप ये सिग्नल देखें तो आपको ये अंदाज़ा नहीं होगा कि ये CH2 का है या ये CH3 का सिग्नल है, ऑल तो हमें ये वाले से पता चल रहा है, देख के यहाँ पे लेबल हुआ है। लेकिन जब आप आपके पास कंपाउंड नहीं गिवन, ठीक है, प्रोटॉन आपके पास जो है वो छुपा लिया गया, आपको प्रोटॉन नहीं दिया गया और आपको ये जो है स्ट्रक्चर, ये स्पेक्ट्रा दिया हुआ है और आपसे कहा गया है कि आप आइडेंटिफाई करो। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा CH2 का सिग्नल है, कौन सा CH3 का? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सारे सिंगलेट हो रहे हैं। लेकिन इसके केस में क्या था, आप देख रहे थे कि ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट मीन कि n की वैल्यू है 2, और जब n की वैल्यू 2 है इट मीन्स कि हमारे पास CH2 है,
और जो क्वार्टेट था उसके केस में आपने कह दिया वो CH3 है, लेकिन यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन है ये वो लॉस्ट हो गई है ब्रॉडबैंड डीकपलिंग की वजह से। तो ये एक इसका नुकसान है। इसका फ़ायदा तो है कि हमारे पास जो है वो ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, आपको नंबर ऑफ जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन का पता चल गया। लेकिन इसका एक नुकसान भी, इसके नुकसान को जो है वो ये जो फुलफिल करने के लिए इसकी लिमिटेशन को जो है वो डेप्थ का एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जिसे हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे, जिससे आपको CH3 CH2 इन सब के बारे में पता चल सकता है। उसके अलावा इसको एक और तरीके से भी जो है वो हल किया जा सकता है बाय ऑफ रेजोनेंस डीकपलिंग। ऑफ रेजोनेंस डीकपलिंग के अंदर क्या करते हैं, हम अपनी फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है वो तकरीबन 1000 से 2000 जो है हर्ट्ज जो है वो हायर रखते हैं, या हम जो है वो 2000 से लेके 3000 हर्ट्ज जो है वो लोअर रखते हैं अपने TMS के प्रोटॉन्स की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से। और इसके ऊपर जब हम करते हैं तो हमारे पास कपलिंग तो होती है, लेकिन एफिशिएंट कपलिंग नहीं हो पाती। जब एफिशिएंट कपलिंग नहीं हो पाती तो हमारे पास जो है वो इतना ज़्यादा ये जो है वो जो आपके जो सिग्नल्स हैं वो इतने ज़्यादा ब्रॉडली जाके स्प्लिट नहीं होते, लेकिन और इनकी जो जे की वैल्यू है वो छोटी हो जाती है, क्योंकि इनकी कपलिंग एफिशिएंट नहीं हो पाती। कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू छोटी हो जाती है, और जब कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू छोटी होती है तो ये हमारे पास जो है वो एक दूसरे के करीब करीब रहते हैं, जो कि स्प्लिटेड सिग्नल्स होते हैं। एज ए रिजल्ट हमें इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है और हमारे पास जो ओवरलैपिंग ऑफ सिग्नल्स है वो भी नहीं हो पाता। तो ऑफ रेजोनेंस डीकपलिंग का ये एक फ़ायदा होता है कि हमारे पास जो है वो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू को हम छोटा कर देते हैं, और जब छोटा करते हैं तो उसके साथ साथ हमारे पास क्या होता है कि सिग्नल जो है वो मोर डिफाइंड हो जाते हैं। और उसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि हमारे पास ये जो ऊपर वाला केस था ना, इस केस में ये भी चांसेस होते हैं जब हम ज़्यादा मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे यूज़ करते हैं तो CH3 ये जो हमारे पास CH3 का जो कार्बन है, एक तो ये अपने प्रोटॉन्स के साथ कपल कर रहा है, इसके साथ साथ ये साथ वाले के CH2 के प्रोटॉन्स के साथ भी कपल कर पाता है, जिससे फर्दर स्प्लिटिंग हो जाती है। तो ऐसी चीज़ भी जो है वो हम ख़त्म कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ रेजोनेंस डीकपलिंग। और हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है वो होती है हमारे पास सिलेक्टिव डीकपलिंग। इसको हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं। थर्ड हमारे पास टाइप होती है सिलेक्टिव डीकपलिंग की। सिलेक्टिव डीकपलिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है कि आप एक स्पेसिफिक एक जो है प्रोटॉन है उसको जो है वो करते हो। जैसे हमारे पास ये CH3 है, ये CH2 है, एंड नेक्स्ट हमारे पास है CH2, और नेक्स्ट हमारे पास अटैच है Cl। अब इसके अंदर आपने एक की जो है वो एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी जो है, एक की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन आपने गिरा देनी है। लेट्स सपोज आपको इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का पता था, आपने एग्जैक्ट वो गिराई, उसके साथ इरेडिएट किया और बाकी कार्बन्स को ऑब्जर्व किया। अब क्या होगा कि सिर्फ ये वाले कार्बन और ये प्रोटॉन जो है वो कपलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। एज ए रिजल्ट ये वाला कार्बन जो है वो सिंगलर शो करेगा, और आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास कौन सा कार्बन जो है वो सिंगलर शो कर रहा है, यानी वो वाला कार्बन सिंगलर शो कर रहा है जिसके प्रोटॉन्स के हमने इरेडिएट करवाया था। तो आप जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो कौन सा कार्बन है, उसके साथ कितने प्रोटॉन्स अटैच है। और नेक्स्ट ये जो बाकी है वो अपना सेम वैसे का वैसे ही, जैसे CH3 अपना क्वार्टेट शो करेगा, CH2 अपना ट्रिपलेट शो करेगा, लेकिन CH2 के अंदर हमने सिलेक्टिव डीकपलिंग यूज़ कर लिया है बाय यूजिंग स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी जो कि इस प्रोटॉन्स की थी। एज रिजल्ट ये सिंगलर शो करेगा। तो इससे भी आप जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये एक्चुअली स्ट्रक्चरल इलूसिडेशन के अंदर हेल्पफुल होता है, लेकिन इसके लिए एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो काफ़ी रिक्वायर होती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने कौन कौन सी चीज़ें कवर की। केमिकल शिफ्ट की वैल्यू के बारे में कवर किया, उसकी मैंने आपको रीजनिंग बताई कि क्यों हमारे पास केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो हायर होती है फॉर कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। देन मैंने आपको टाइप्स का बताया, जैसे प्रोटॉन कपल्ड और प्रोटॉन डी कपल्ड स्पेक्ट्रा के बारे में हमने डिस्कस किया। प्रोटॉन डी कपल्ड स्पेक्ट्रा के अंदर हमने ब्रॉडबैंड, सिलेक्टिव एंड ऑफ रेजोनेंस की। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको ब्रॉडबैंड डीकपलिंग और ये जो सिलेक्टिव डीकपलिंग है इसके अंदर जो हमने फिनोमिना पढ़ा है एक्चुअली ये वाला एक ऑफ रेजोनेंस डीकपलिंग, इसके जो फ़वाद के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी न्यूक्लियर ओवरहोजर इफेक्ट के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।